हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बैंक का जो पासबुक होता है उससे हमें पहला तो जानकारी मिलती है कि खाता धारक का विवरण हमें मिल जाता है, यानी कि खाता धारक का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका जो अकाउंट है वो किस ब्रांच में है, या फिर खाता धारक जो है उसका अकाउंट नंबर क्या है। तो ये सारा विवरण हमें मिल जाता है बैंक के पासबुक से। लेन देन का विवरण मिल जाता है, यानी कि जो खाता धारक है उसने कितना जमा किया है, कितना निकासी किया है, कितना निकाला है, ये सारा जानकारी जो है ये हमें पासबुक से मिल जाता है। तीसरा है खाते में शेष राशि, खाते में बचा हुआ कितना शेष राशि है ये भी हमें पता चल जाता है बैंक के पासबुक से। तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है ये हमें मिल जाती है बैंक के पासबुक से, यानी कि ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से सभी। ये सभी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो बैंक के पासबुक से मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सिक्के जो होते हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है सिक्का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है। आंतरिक सजावट से आपको याद रखना है कि आंतरिक सजावट ना घर के अंदरूनी हिस्से में ही किया जाता है, और ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न में एग्जाम में कि आंतरिक सजावट क्या होता है। तो याद रखिएगा, आंतरिक सजावट के अंतर्गत घर के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, घर के जो आंगन होते हैं, घर के जो कमरे होते हैं, घर के जितने भी अंदरूनी हिस्से अंदर का भाग होता है उसमें सजावट किया जाता है। जैसे कि घर का जो बैठक का जगह होता है, शयन कक्ष होता है, भोजन कक्ष होता है, तो इन सभी जगहों पर आंतरिक सजावट की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर के लिए भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक सज्जा जो है किस चीज की अभिव्यक्ति है, तो आंतरिक सज्जा रुचि की अभिव्यक्ति है, कौशल की अभिव्यक्ति है, धन के सदुपयोग की अभिव्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी की। इनमें से सभी की अभिव्यक्ति है आंतरिक सज्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन में घर का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो मानव के जीवन में घर का महत्व ये होता है कि सुरक्षा प्रदान करता है, घर प्रतिष्ठा प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि ठहराव, एक ऐसा जगह जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति अपना रैन बसेरा करता है, यानी कि हमेशा के लिए रहता है, उसका पता होता है कि ये उसका पता है, उसका एड्रेस है, उसका ठहराव यहाँ पर है। तो मानव के जीवन में घर का ये इंपॉर्टेंट होता है कि सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थिरता तीनों प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी जो है मानव के जीवन में घर का महत्व, इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्ञान जो है ये मानवीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, तो मानवीय संसाधन है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। सामुदायिक सुविधा कौन है, तो बाजार जो है ये सामुदायिक सुविधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है। गृहिणी यानी कि जो आपकी माता श्री होती है, आपकी मम्मी होती है, वही जो घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, उन्हीं को कहा जाता है गृहिणी। तो गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो परिवार के लिए कमाना, ये तो गृहिणी का काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। घर का प्रबंधन करना, घरेलू मामलों का प्रबंधन करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, ये सभी काम जो है एक गृहिणी का होता है, लेकिन परिवार के लिए कमाना ये तो गृहिणी का काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। तो परिवार के जो सदस्यों की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, तो सामाजिक परिवेश पर निर्भर करती है परिवार के सदस्यों की सफलता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग नहीं है, अच्छा नहीं है ना, तो हो जाएगा हरा, क्योंकि हरा जो है ये द्वितीयक रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। लाल, पीला और नीला जो है ये क्या है, तो प्राथमिक रंग है, लेकिन प्राथमिक रंग कौन नहीं है, तो हरा। हरा क्या है, तो द्वितीयक रंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कला का तत्व कौन नहीं है। तो सुरक्षा जो है कला का तत्व नहीं है, रेखा, आकृति, रंग, ये सभी क्या है, तो कला के तत्व हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है, प्राकृतिक तंतु क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रेशा वो होता है जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे कि कपास हो गया, पटुआ हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होता है, तो ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसलिए क्या हो गया, प्राकृतिक रेशा हो गया, सिंपल सा है। और मानव निर्मित रेशा क्या होता है, तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हो गया ये मानव निर्मित तंतु या मानव निर्मित रेशा। समझ गए? इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो प्राकृतिक रेशा क्या होता है और मानव निर्मित रेशा क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ये आपसे लघुत्तरीय में पूछा ही जाएगा, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में इस तरह से रहेगा कि प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बता दीजिएगा। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो होता है मानव निर्मित रेशा, और जो प्राकृतिक रूप से प्रदान होता है वो होता है प्राकृतिक रेशा। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। समझ गए? इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और लघुत्तरीय में अगर पूछा जाएगा तो एक एक करके पूछा जाएगा। जैसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है, या फिर पूछा जाएगा मानव निर्मित रेशा क्या होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह से आप लोग बता दीजिएगा। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है मानव रेशा, और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है जैसे कि कपास, पटुआ, जूट, सिल्क यानी कि रेशम, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा कौन सा होता है? तो जूट का रेशा बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से कपड़े की देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? कौन सी? तो पानी को धोने में, यानी कि कपड़ा को धोने में पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा है कि कपड़ों के देखभाल और रख रखाव में कौन सी विधि ऐसी है जिसमें कि पानी का इस्तेमाल होता है? तो कपड़ों को अगर हम हवा लगाएंगे उसमें तो पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, पर कपड़ों पर ब्रश करेंगे उसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कपड़ों को हिलाएंगे उसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कपड़ों को अगर धोएंगे तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होगा, इसलिए ऑप्शन होगा धोने की विधि में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से पीडीएफ को ले लिए चुके हैं उनको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो तो आप पढ़ ही लिए, तो आप लोगों को बस रिवीजन करते रहना है। जितना क्वेश्चन आपको बता चुके हैं सबको आप लोग बस रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम के आने तक। और आप लोग को वीडियो को थोड़ा स्किप कर देना, अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लेने लिए उनको बता दें कि आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें मिलेगा आप लोगों को हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मिलेगा। और तीसरे पीडीएफ में आपको मिलेगा पिछले 11 साल में 2013 से लेकर के 24 तक पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। समझ गए? तो इतना कुछ आपको मिल रहा है होम साइंस में, और इतना कुछ जो आपको मिल रहा है केवल और केवल आपको 20 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। इतना कम इसलिए इसका प्राइस रखें ताकि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएगा। समझ गए? अब लेना कैसे और पे कैसे करना है, तो इस नंबर पे आपको पहले पे कर देना 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्या करते हैं, इस नंबर पे पे कर देते हैं 20 रुपये। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आप पे कीजिएगा 20 रुपये, और आपको जो ये नंबर है इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, तो इसी नंबर से व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा ना, तो आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न उत्तर इस पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हर एक चैप्टर के। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो किसी चैप्टर से आएगा होम साइंस के, तो अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। समझ गए? चलिए आते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र क्यों आवश्यक है? आखिर कपड़ा आवश्यक क्यों होता है, कपड़ा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को ढकने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, यानी कि इन सभी कारणों से कपड़ा जो होता है आवश्यक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी कारणों से वस्त्र जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो कोकून से रेशम प्राप्त होता है। रेशम आपसे पूछा जाएगा। रेशम जो है ये प्राकृतिक रेशा है या फिर मानव निर्मित रेशा है? तो क्या बताइएगा? प्राकृतिक रेशा है रेशम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, तो कपड़े हमारी किस चीज़ से रक्षा नहीं करते हैं? तो शत्रु से। सिंपल। देखिए होम साइंस में क्या होता है ना कि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा पढ़िएगा ना अपने आप पता चल जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये होगा, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाने से ही आपको पता चल जाएगा। होम साइंस में अधिकतर प्रश्न आप लोगों के इसी तरह से बनेंगे, जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है इसी ज्ञान से आप क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें आप क्वेश्चन इस तरह से नहीं बना सकते, अपने व्यवहारिक ज्ञान से नहीं बना सकते। यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे पढ़े लिखे जो अच्छे से पढ़े होते हैं उनका भी क्वेश्चन बन नहीं पाता। जैसे कि अब पूछ लेगा खानवा का युद्ध कब हुआ था, आपसे पूछ लेगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, आपसे पूछ लेगा पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, या फिर तीसरा विश्व युद्ध में कौन, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था, या फिर दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, ये सब पूछ लेगा। और कई सारे लोग जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी लेते हैं वो भी भूल जाते हैं। लेकिन होम साइंस सबसे ईजी है। होम साइंस में क्या होता है, क्वेश्चन आप जैसे ही पढ़ते हैं उसका आंसर आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, फिर पता ही लग जाता है। होम साइंस इतना ईजी है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते। जैसे कोई पढ़ेगा बच्चा जो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा वो भी बता देगा कि कपड़े हमारी शत्रु से रक्षा नहीं करते हैं। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? ऊनी कपड़े की विशेषता क्या होती है? तो ये गर्म होते हैं। क्या होते हैं? तो ऊनी कपड़े जो होते हैं गर्म होते हैं। ऊनी तंतु क्या होते हैं? तो गर्म होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है प्राणिज रेशा कौन है। तो सिल्क जो है ये प्राणिज रेशा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो आदिम मानव जो थे ये घास के कपड़े पहनते थे, पेड़ के पत्ते की छाल बना करके पहनते थे, पेड़ के पत्ते को, पेड़ की जो छाल थी उसको पहनते थे। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो आदि मानव थे वो क्या पहनते थे? तो इन सभी प्रकार के कपड़े पहनते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु क्या है? तो नायलॉन है, रेशम, ऊन, ये सब क्या होता है? तो इस मानव निर्मित तंतु इसमें लिनन भी होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था सी और डी दोनों। तो याद रखिएगा नायलॉन और लिनन दोनों जो है ये मानव निर्मित तंतु ही हैं। अगला क्वेश्चन है, बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बुटीक जो है किससे संबंधित है? तो वस्त्र की बनावट से, परिधान की डिजाइन से, वस्त्रों की रंगाई से। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी से संबंधित है बुटीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? किसके संपर्क में न आने से जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं? तो छाड़ के संपर्क में आने से जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक और चीनी। इस 4 में से कौन कपड़े से खून का जो धब्बा होता है उसको हटाने में मदद करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये कपड़े से खून के धब्बे को हटाने में मदद करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सुजनी जो है ये बिहार राज्य की ही सुई शिल्प है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? तो स्टार्च जो होता है ये सूती वस्त्रों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का जो धब्बा ये किस वर्ग में आता है? तो चाय का धब्बा वानस्पतिक धब्बा के वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो खिलाड़ियों के वस्त्र। पहले क्या होता था, सिर्फ एक यूनिफॉर्म होता था, बच्चे स्कूल पहन कर जाते थे, स्कूल में हो जाता। लेकिन अब देखते होंगे प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में भी क्या हो गया कि तरह तरह के कपड़े होंगे। यानी कि खेलने के वक्त कोई अलग कपड़ा होता है, एनसीसी के वस्त्र का कोई कपड़ा अलग होता है, एनसीसी का ड्रेस, यूनिफॉर्म अलग होता है स्कूल का या फिर कहीं का, कॉलेज भी कई सारे कॉलेज का। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है दाग हटाने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो विडंजन विधि का, स्पॉन्जिंग विधि का और अवशोषण विधि का, इन सभी विधि का प्रयोग किया जाता है दाग हटाने में, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिक्की शिल्प जो है इसमें प्रयोग किया जाता है घास का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिक्की शिल्प में घास का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। तो कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो दूध, दही, पनीर, यानी कि दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं ना, वो कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? तो कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत होते हैं दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। अगला क्वेश्चन है बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में अस्थायी दांतों की जो संख्या वो 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आज आपसे एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अस्थायी दांत क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है लघुत्तरीय में कि अस्थायी दांत क्या होता है। तो एक लाइन में आपको आंसर याद रखना है और क्या समझ लीजिए आप लोग कि अस्थायी दांत जो होता है ना, वो वे दांत होते हैं जो कि जो बचपन में जब 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं तो उनको आ जाता है, और 10 से 11 साल तक में वो सारे दांत टूट जाते हैं। यानी कि आया और फिर टूट गया तो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। और वे दांत जो कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं और ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। शायद बुढ़ापे में टूट जाए लेकिन फिर भी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, तो वे होते हैं क्या? अस्थायी दांत। अब समझ गए कि अस्थायी क्या होता है और अस्थायी क्या होता है। और ये इस दोनों में से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में पूछा ही जाएगा कि अस्थायी दांत क्या होते हैं और अस्थायी दांत क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल सा है, वे दांत जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जीवन भर रहते हैं, वो हो गए अस्थायी दांत। अब उम्र भी थोड़ा लिख दीजिएगा कि 12, थोड़ा अच्छा लगेगा, 12 से 14 वर्ष तक आ जाते हैं और उम्र भर हमारे साथ रहते हैं, या फिर लिख दीजिएगा 60 वर्ष तक हमारे साथ रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। और वे दांत जो कि 1 से 2 साल के भीतर आने शुरू हो, 6 माह के बाद आने शुरू हो जाते हैं और टूट जाते हैं 10 से 11 वर्ष की अवस्था तक, तो वे क्या हो गए? अस्थायी दांत। समझ गए? और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। और अस्थायी दांतों की संख्या तो सबको पता होगा, 32 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है पाचन तंत्र की गड़बड़ी क्या है। तो कब्ज आना, उल्टी आना, अपचन, ये सभी क्या है? तो पाचन तंत्र की ही गड़बड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि हार्मोन का काम क्या है। तो प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं और मनोदशा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी क्या है? तो हार्मोन के कार्य है, हार्मोन के काम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? दूध के किस उत्पाद में ना आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो दही में मिलावट हो ही नहीं पाती है। दही में क्या मिलावट करेगा कोई? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और मिठाई हो गया, घी हो गया, खोआ हो गया, इसमें तो थोड़ा बहुत मिलावट चल भी जाएगा, लेकिन दूध में तो मिलावट आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो दही में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो में पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि होम साइंस के और भी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर को करेंगे। समझ गए? ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, जो भी बच्चे अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए और आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है तो उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और प्राइस कोई खास है नहीं, इतना ज़्यादा है नहीं कि आपको लगेगा कैसे लें। 20 रुपीज़ है, केवल और केवल इसीलिए रखें 20 रुपीज़, ताकि हर एक बच्चा उस पीडीएफ को ले सकेगा। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है ना, तो उसको आप लोग जरूर ले ही लीजिएगा। समझ गए? उसको ले करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।